पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज ये हमारी पार्लियामेंट के ऊपर आखिरी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम संसदीय समितियों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर संसदीय समितियों की बात करें तो ये CUT PG के एग्ज़ाम के लिए और UGC NET JRF के एग्ज़ाम के लिए, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में संसदीय समितियों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यदि हम संसदीय समितियों की बात करें तो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। पहली स्थायी समिति और दूसरी अस्थायी समिति। यहाँ पर जो स्थायी समितियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि ये परमानेंट होती हैं और ये हमारी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उनकी जो दिनचर्या होता है उनमें मदद करें। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट समिति है वो है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, और दूसरी लोक उपक्रम समिति, और तीसरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समिति है प्राक्कलन समिति। अगली है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। उसके बाद कार्य मंत्रण समिति और आखिरी विभागीय समिति। इसके अलावा दूसरी तरफ यदि हम अस्थायी समितियों की बात करें तो इसमें जांच समिति और सलाहकारी समिति, ये दो इम्पॉर्टेंट है। जबकि स्थायी समितियों में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, ये दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप UGC NET JRF का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इसके अलावा आपको ये जो विभागीय समिति है इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा CUT PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसमें भी इन स्थायी समितियों से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इन स्थायी समितियों में से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको डिटेल्ड में समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोक लेखा समिति के ऊपर डिस्कस करेंगे। लोक लेखा समिति अभी मैंने बताया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है UGC NET JRF के एग्ज़ाम के लिए और CUT PG एग्ज़ाम के लिए। तो यदि लोक लेखा समिति की बात करें तो ये संसदीय व्यवस्था में सबसे पुरानी समितियों में से एक है और इसके कुल सदस्य संख्या की बात करें तो कुल 22 सदस्य इसके होते हैं, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्यों का चयन होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा से इस समिति में कुल 15 सदस्य चुने जाते हैं या फिर इस समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। वहीं यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से 7 सदस्य जो हैं वो इस समिति में होते हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का एक सदस्य होता है। यहाँ मैं लिखता हूं अध्यक्ष। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है। अब हम यहाँ पर इस समिति की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष होता है। कार्यकाल 1 वर्ष। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना होता है। सरकार
की वार्षिक लेखों की जांच करना। ठीक है। और दूसरा कैग, इसके रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना होता है, या फिर इसकी रिपोर्ट की ये जांच करती है। कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंत्री परिषद के सदस्य इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये सवाल आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का जो 2020 या फिर 21 का जो पेपर था प्रीवियस ईयर, उसमें पूछा था कि लोक लेखा समिति में कौन सदस्य नहीं हो सकते। तो उसका सही आंसर ये है कि मंत्री परिषद के सदस्य जो हैं वो इस लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं हो सकते। मंत्री परिषद के सदस्य समिति के सदस्य नहीं होते। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण जो समिति है वो है प्राक्कलन समिति या फिर आकलन समिति। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसकी जो सदस्यों की संख्या होती है वो 30 होती है, यानी इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। और ये जो 30 सदस्य हैं ये सभी राज्यसभा के होते हैं। इसके अंदर कोई भी सदस्य जो है वो लोकसभा से नहीं होता। जबकि अभी जो हमने डिस्कस किया था लोक लेखा समिति, उसके अंदर 22 सदस्य थे, जिसमें से 15 जो हैं वो लोकसभा से थे और 7 जो हैं वो राज्यसभा से थे। जबकि प्राक्कलन समिति जो है उसके 30 सदस्य हैं और 30 के 30 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। अब हम इस समिति की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसके क्या कार्य हैं और इसे क्यों बनाई जाती है। इस समिति का मुख्य कार्य होता है सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके खर्च का आकलन करना। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट तैयार करना इस समिति का मुख्य कार्य होता है। पहला क्या, लोकसभा में जो बजट पेश किया जाता है उसका आकलन करना। बजट आकलन करना। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार से संबंधित रिपोर्ट बनाना। सुधार से संबंधित रिपोर्ट बनाना। इस प्रकार ये जो समिति है वो सरकार के वित्तीय कार्य से जुड़े हुए जितने मामले होते हैं उसकी रिपोर्ट बनाती है और उसमें कैसे सुधार और अधिक किया जा सकता है उसका आकलन करती है और इसके बारे में सुझाव ये समिति रखती है। जबकि हमारी जो लोक लेखा समिति थी उसका प्रमुख कार्य क्या था, वो सरकार के खर्च पर नियंत्रण करती थी।
अर्थात हमारी जो लोक लेखा समिति है और प्राक्कलन समिति है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों ही सरकार के वित्तीय कार्य से संबंधित है और इनकी जो भूमिका है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। इसीलिए इन दोनों समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोनों ही समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है। जुड़वा बहनें कहा जाता है किसे? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। ठीक है, हम अपने अगली इम्पॉर्टेंट समिति के ऊपर बढ़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण समिति है वो है विभागीय समिति। विभागीय समिति। अगर हम विभागीय समिति की बात करें तो इसमें लोकसभा से जो हैं वो 21 सदस्य होते हैं। वहीं यदि हम राज्यसभा की बात करें तो इसमें 10 सदस्य होते हैं। अब इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य है, इस समिति का मुख्य कार्य है कि लोकसभा में इतना समय नहीं होता है कि सभी के प्रश्नों का जवाब दिया जा सके और जो पूरे दिन है वो सत्र चलता रहे। इसीलिए जिन प्रश्नों पर विचार विमर्श लोकसभा में नहीं हो पाता है तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए जो है इन विभागीय समितियों की स्थापना की गई है। इन विभागीय समितियों द्वारा जो है उनकी बातों को सुना जाता है और उनकी जो मांग होती है या फिर वो जिस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं या उनकी जो भी समस्याएं होती है वो इन विभागीय समितियों द्वारा सुना जाता है और उस पर कार्यवाही की जाती है। वर्तमान समय में यदि बात किया जाए तो इनकी कुल 24 संख्या है, यानी 24 विभागीय समितियां हैं जो कि लोकसभा के अंदर कार्य करती हैं। कितनी हैं? 24। इसके अलावा अगली जो हमारी इम्पॉर्टेंट समिति है वो है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। इसके कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य। जिसमें से 15 जो हैं वो लोकसभा से हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से। इसके अलावा इस समिति का मुख्य कार्य जो है वो है लोक उपक्रम, यानी कि LIC, AI इंडिया, FCI, विभिन्न प्रकार की जो लोक सेवाएं हैं या लोक उपक्रम हैं, इनके द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाती है उस रिपोर्ट की जांच करना होता है। लोक उपक्रम। LIC,
CI आदि। के रिपोर्ट की जांच करना, इसके अलावा ये जो समिति है वो हमारे कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी भी जांच करती है। कैग की रिपोर्ट की जांच। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो इम्पोर्टेंट समिति है उसको देखते हैं। अगली हमारी इम्पोर्टेंट समिति है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, SC ST कल्याण समिति। यदि इनके सदस्य की बात की जाए तो इसमें कुल 30 सदस्य हैं, 30 सदस्य। जिसमें से 20 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से, जबकि 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? SC और ST से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट होती हैं उनकी जांच करना। SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनसे संबंधित रिपोर्ट की जांच करना। इस प्रकार ये वो संसदीय समितियां हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने संसदीय समितियों के ऊपर डिस्कस किया। आप जो हैं इन स्थायी और अस्थायी समितियां जो हैं इनको आप लिखें और इन्हें याद करें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके जो मेंबर्स हैं इस पर सवाल पूछा जाता है कि कितने सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से हैं और कितने सदस्य लोकसभा से हैं। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोक लेखा और प्राक्कलन समिति, आप बाकी सभी समितियों को तो मिस कर सकते हैं लेकिन ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।